हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनआईटी यूनिवर्सिटी के जो है वो 2021 में जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वेश्चंस हुए थे, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आज मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। और हम बल्कि आप खुद कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री के फर्स्ट अटैम्प्ट में 2021 में एनआईटी यूनिवर्सिटी में जो एंट्री टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आए तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर जो आया है, तो लाइक C3H4 अनदर हाइड्रोकार्बन फ्रॉम दिस ग्रुप इज डैश। कि C3H4 दिया हुआ है और इसके साथ इसके फैमिली का दूसरा हाइड्रोकार्बन। तो ये C3H4 क्या है हमारे पास, असल में C3H4 है। तो ये सबसे पहले किस जनरल फार्मूले में CnH2n-2 पर है, ये CnH2n-2 पर है, तो उसका मतलब यहाँ पर प्रोपाइन है। तो अब अगर आपको 4 आंसर दे दिया जाए इसके अंदर ABCD करके, और एक आपको दे दिया जैसे CH4 दे दिया जाए, एक C2H2 दे दिया जाए, एक C2H6 दे दिया जाए, एक C2H4 दिया जाए, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? C2H2 होगा, क्योंकि इथाइन इसके अलावा बस यही है, बाकी ये अल्केन है, ये अल्केन है और ये अल्कीन है, ठीक है। तो कुछ को ऑप्शंस नहीं थे तो मैंने अपनी तरफ से ऑप्शंस बना दिए, ठीक है। सेकंड है, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इज द स्टेटमेंट ऑफ डैश। किसके स्टेटमेंट है ये? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के स्टेटमेंट है कि एक ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसकी दूसरी एक और स्टेटमेंट होती है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल 4 सेम पेयर ऑफ क्वांटम नंबर्स, इसको भी कह सकते हैं। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से, वहाँ से MCQ आया हुआ। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इज डैश। कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं। टोटल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की तादाद जो है वो हमारे पास 10 है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, बल्कि आपको डाइट के थ्रू, खुराक के थ्रू आपको लेना पड़ता है। दीज आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो टोटल वो 10 हैं, ठीक है, जो आपको फूड के थ्रू, न्यूट्रिएशन के थ्रू इनटेक करना पड़ता है। तो 10 है हमारे पास। नेक्स्ट है विटामिन बी इज़ ऑल्सो नोन एज डैश। विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल, राइबोफ्लाविन, एंटी रैकेटिक एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लाविन। तो राइबोफ्लाविन जो है वो विटामिन बी का दूसरा नाम है। रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं, एंटी रैकेटिक हमारे पास विटामिन डी होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, ठीक है। तो ये रेटिनॉल हमारे पास विटामिन ए है, राइबोफ्लाविन विटामिन बी है, और एंटी रैकेटिक जो है हमारे पास विटामिन डी है, और एस्कॉर्बिक एसिड हमारे पास विटामिन सी होता है, ठीक है। तो विटामिन बी का दूसरा नाम राइबोफ्लाविन है। इसी केमिकल नेम्स हैं। ये सेकेंडरी चैप्टर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है, उसके विटामिन्स के टॉपिक से MCQs आया है। अगरचे रिड्यूस सिलेबस था हमारे, उसमें विटामिन के बजाय हमने अमाइनो एसिड्स किए थे, ठीक है। तो दिस इज़ राइबोफ्लाविन, जिसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। समझ गए? नेक्स्ट आगे बढ़े। यहाँ तक MCQs क्लियर है सारे? बस हम देखते नहीं कि अगर यही MCQ दोबारा से आ जाए रीटेस्ट के अंदर तो आप इसका जवाब दे सकते। विटामिन ए इज़ ऑल्सो नोन एज, ये सिंपल है, विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, या दिस इज़ द वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनमें से कौन सा एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। देखो वाटर सॉल्युबल विटामिन सिर्फ 2 है, विटामिन बी और विटामिन डी, सॉरी बी और सी। बी और सी जो है वो आपका वाटर सॉल्युबल है। बाकी जो हमारे पास विटामिन होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल मतलब फैट में हल होते हैं। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये 4 विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, और बी और सी जो है वो आपका वाटर सॉल्युबल होता है। तो उसमें क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी, राइबोफ्लाविन और ये हमारा जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। बाकी सारे के, ए, डी, ई ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ये पानी में हल नहीं होते, ठीक है। तो विटामिन सी तो आप जानते हैं कि वो तो पानी में हल होता है। ये एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी की गोलियाँ होती हैं, CSC1000 वगैरह, कैल्सी, तो वो पानी में हल हो जाता है। वो ऑरेंज फ्लेवर होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के आ रहे हो। विटामिन डी तो हमारा फैट सॉल्युबल होता है। आप जानते हैं विटामिन डी किस तरह बनता है? लाइक वो सनलाइट की एक्शन से बनता है स्किन पर, है ना। स्किन पर जब सनलाइट एक्ट करता है तो स्किन पर जो फैट होता है ना अंदर, उसके थ्रू जो है वो हमारे पास विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है। विटामिन डी के सिरिंज आ रही होती हैं। विटामिन डी पता है कब होता है? कि जब नॉर्मली जब हड्डियाँ वगैरह जब बुखार हो जाता है और हड्डियों में कमज़ोरी आ जाती है, तो उस वक्त डॉक्टर्स जो होते हैं वो विटामिन डी, वो सिरिंज नहीं होता बल्कि उसका एक तरह का एक कैप्सूल टाइप का होता है, उसको जो है वो
उसको तोड़ा जाता है ना, कैप्सूल टाइप का होता है वो शीशे का, उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर से फिर उसको दूध वगैरह में डाल के उसको पीते हैं। विटामिन डी के कैप्सूल्स उसको कहते हैं। वो थोड़ा सा अक्सर टेस्ट ऑयल जैसा होता है वो, आप उसको डालोगे ना दूध में तो ऑयल जैसा लेयर बन जाता है, तो वो वाइट फैट्स अवेलेबल होता है। विटामिन डी मेडिकल स्टोर से जाओगे मिल जाएगा। क्या नाम उसको बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, यस सरवेट कहते हैं उसको, राइट। तो वो नॉर्मली जब बुखार में ना, जब बॉडी बहुत वीक हो जाती है तो वो देते हैं, ठीक। RSH इज ऑल्सो नोन एज डैश। RSH को और क्या कहा जाता है भाई, यस RSH को मर्सेप्टन कहते हैं। मर्सेप्टन के अलावा एक और नाम दे सकते हैं इसको, यस इसको हम थायो अल्कोहल भी कह सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज थायो अल्कोहल्स। इसमें जो सबसे मशहूर होता है वो इथाइल मर्सेप्टन होता है, जो सुई गैस में ऐड किया जाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी के लिए, जो उसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर के लिए, स्मेल के लिए। मर्सेप्टन नाइट्राइल्स क्या होते हैं फिर, हाँ RNH अमाइन होते हैं, RCN होता है नाइट्राइल। साइनाइड्स को कहते हैं नाइट्राइल। एस्टर क्या हो जाएगा, RCOOR, और ईथर क्या हो जाएगा, ROR, ठीक है। तो मर्सेप्टन जो है वो RSH होते हैं। अल्काइल ग्रुप के साथ SH ग्रुप अटैच होता है। अगर OH आ जाए तो अल्कोहल होता है, और SH आ जाए तो थायो अल्कोहल या मर्सेप्टन होता है, ठीक है जी, क्लियर। 1 क्लोरो, दिस शुड बी प्रोपेन, जल्दी टाइपिंग करने में ऐसे ही होता है। 1 क्लोरोप्रोपेन हैज़ 2 आइसोमर्स विच आर डैश। 1 क्लोरोप्रोपेन के 2 आइसोमर होंगे, वो कौन से आइसोमर होंगे, पोजीशन, चेन, मेटामर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। चूँकि 1 क्लोरोप्रोपेन है ना, तो इस तरह से है, प्रोपेन हमारे पास है, ठीक है। अब प्रोपेन है ना हमारे पास, इस तरह से प्रोपेन है, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो अब इसका पोजीशन चेंज करके Cl को सेकंड पे अटैच कर देते हैं, तो 1 क्लोरोप्रोपेन होगा और 2 क्लोरोप्रोपेन होगा। चेन आइसोमर तो इसका बन नहीं सकता, क्योंकि 3 कार्बन में आप चेन नहीं, मतलब आइसो नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास सिर्फ पोजीशन आइसोमर्स हमारे पास देंगे। पोजीशन आइसोमरिज्म किसे कहते हैं, जिसमें या सम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को जो है चेंज करके आइसोमर्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 2 हमारे पास इसके जो है वो पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन होगा और एक 2 क्लोरोप्रोपेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई थिंक यह क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्टिवेशन एनर्जी का डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये A और C ऑप्शन, तो यहाँ पर ये ऑल ऑफ दिस के बजाय होना चाहिए बोथ A एंड C, अब करेक्ट हो जाएगा, सही है। क्योंकि दोनों के टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, अच्छा सॉरी नहीं C नहीं होना चाहिए, यही सही है, A करेक्ट है। चूँकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। A ऑप्शन जस्ट करेक्ट है, टेम्परेचर, तो ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक। तो मुझे लगा ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा, नहीं टेम्परेचर पर वो हम उसके लिए करते हैं सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, और अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल में तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाता है ना इरिवर्सिबल के लिए। वो रिवर्सिबल में हम एंडो और एक्सोथर्मिक देख रहे होते हैं, ठीक है। विच आयन हैज़ द ग्रेटेस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटेस्ट होगी। तो याद रखो हाइड्रेशन एनर्जी, जितना छोटा आयन होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। सबसे छोटा आयन कौन सा इनमें से, लिथियम का आयन सबसे छोटा है, तो लिथियम की सबसे हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी। सबको समझ में आ रही बात। ये NAD के MCQ ऐसे ना कि आप प्रिपरेशन नहीं भी किए हो ना, अगर आपने इंटर ढंग से पढ़ा हुआ है तो आपसे ऐसे ही हो जाता है। NAD के MCQ इतने को मुश्किल नहीं होता है। अगर इंटर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है तो कोई ECAT विकेट करने की जरूरत इतनी खास पड़ती नहीं है उसके लिए। अगर आप घर बैठ के ठीक से खुद दोबारा रिवाइज भी कर लो तो ये सब तो पढ़ा हुआ ही होता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपको नए सिरे से पढ़नी पड़े। एक भी फेडरल के से नहीं आया भाई, ये सारे के सारे सिंध बोर्ड है, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन डैश, इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है, जब रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शंस आर इक्वल, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, द रिएक्शन स्टॉप, द रिएक्शन कंप्लीटली कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम ए ना, जब रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड जब बराबर हो जाती है तो फिर केमिकल इक्विलिब्रियम रीच होता है। ये हमारे पास चैप्टर 6 है, हमारी आया था ये वाला, ठीक है। तो चैप्टर 6 से हमारे पास ये है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के। नाउ डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 इक्वल टू डेल्टा H, ये कौन सी
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हेस लॉ की है, फर्स्ट है चैप्टर 5, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, जो बताता है कि अगर हम डायरेक्ट प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज निकालें चाहे इनडायरेक्ट प्रोसेस में निकालें, दोनों सूरतों में टोटल एंथैल्पी चेंज हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। ये हेस लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रोसेसेस के अंदर जो हीट चेंज आता है, एंथैल्पी चेंज आता है, वो कांस्टेंट होता है, वो सेम होता है, इक्वल होता है। फर्स्ट है चैप्टर 5 में ही, ठीक है। विच ऑर्बिटल आर कोप्लेनर, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल कोप्लेनर है? देखो कोप्लेनर से मुराद जो कोप्लेनर से मुराद जो प्लेन पे रखा जाए, चपटा हो के प्लेन कोप्लेनर और प्लेनर ये दोनों एक ही चीज़ है, दे बोथ आर सेम थिंग्स। कोप्लेनर एंड प्लेनर आर बोथ आर सेम थिंग्स, दे बोथ आर सेम थिंग्स। हाँ यस, यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा बोथ बी एंड सी। चूँकि CH2 हमारे पास होता है, वो शेप कैसा होता है इसका? ट्राइगोनल प्लेनर, ये है ना, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, तो वो इस तरह से होता है। ये तो ज़मीन पे रखा सकता है ना, ट्राइगोनल प्लेनर शेप इस तरह से होता है ना भाई, इस तरह के शेप को, इस तरह के शेप आप ज़मीन पे चिपटा करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोप्लेनर है, और लीनियर सीधा होता है ऐसा, ये भी चिपटा रखा सकते हो ज़मीन पे। तो sp2 और sp हमारे पास होता है लीनियर, तो दोनों के दोनों कोप्लेनर होते हैं, तो उसका आंसर हो गया बोथ बी एंड सी। एज sp3 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर होता है ना, वो ऊपर उठा हुआ होगा, और वो कोप्लेनर चपटा फ्लैट नहीं रखाएगा ज़मीन पर। जब आप उसको ज़मीन पर रखेंगे, ज़मीन पर वो इस तरह से रखाएगा, इस तरह रखाएगा ना, और नॉन प्लेनर होगा। समझ मारी बात? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी, कि कौन से ऑर्बिटल्स कोप्लेनर होते हैं। नेक्स्ट लिगेंड्स आर डैश। लिगेंड्स क्या होते हैं? चैप्टर 5 सेकेंडरी केमिस्ट्री। लेविस बेस होते हैं, क्योंकि लिगेंड्स क्या करते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। तो लिगेंड्स इतने भी होता है, लेविस बेस होता है। लेविस बेस से मुराद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकें वो लेविस बेस कहलाते हैं, ठीक है जी। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही है ना बात? यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछा मुझसे लाजमी, ठीक है। विच एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टी, कौन से एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे? भाई सिमिलर प्रॉपर्टी वो एलिमेंट शो करते हैं जो सेम ग्रुप से हो जाए। तो इन चारों में बताओ सेम ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है? ए है लिथियम एंड पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। बाकी सब देखो, सोडियम 1 का है, मैग्नीशियम 2 का, बोरॉन 3 का, कार्बन 4 का, फ्लोरीन 7 का, हीलियम 8 का। तो प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग होंगी, सिर्फ लिथियम और पोटेशियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, बिकॉज दे बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। सही है भाई? तो मसला तो नहीं है, सो फार ईजी है। सर वो डायगोनल रिलेशनशिप नहीं होगा, डायगोनल में भी होता है सोडियम और मैग्नीशियम। हाँ, सोडियम और मैग्नीशियम में तो नहीं होता डायगोनल, लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल होता है। सोडियम मैग्नीशियम तो आसपास है, ठीक है। 11 और ये 12, ये ऑप्शन दिया हुआ था उसके अंदर, मैंने उसी से डाला, तो सही है। विच हाइड्राइड्स आर नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इनमें से कौन सा हाइड्राइड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहलाते हैं? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड आपको पता है, सेकेंडरी चैप्टर 1 चैप्टर 2 है हाइड्रोजन, तो हमने पढ़ा था वहाँ पर हाइड्राइड्स के अलग अलग टाइप होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, तो कौन से हाइड्राइड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है? मेटालिक हाइड्राइड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है, क्योंकि मेटालिक हाइड्राइड आप जानते हैं ना, इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उनमें हाइड्रोजन जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है भाई। ये चैप्टर 2 है सेकेंड ईयर का, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स क्रैश बैच के मौजूद हैं उनको तो जाहिर सी बात है पढ़ना ही है सारा। तो आज जस्ट मैं चूँकि 25 तारीख को जिनका NET का टेस्ट है, या 26 को जब भी है रीटेस्ट देने वाले, उनके लिए मैं अभी ये करा रहा हूँ, ताकि बाकी जो क्रैश वाले हैं उनको भी जाहिर सी बात चीज़ें कुछ ना कुछ तो आती होंगी, बिल्कुल ज़ीरो तो वो भी नहीं होंगे। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस डैश। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है? ये होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन उड़ा दो, यहाँ से हाइड्रोजन उड़ा दो, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। एल्डिहाइड कहाँ से बना? क्या बनेगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बना? सॉरी, क्या बना? क्या बना? कीटोन बना। एल्डिहाइड किससे बनता है? प्राइमरी अल्कोहल से बनता है। प्राइमरी अल्कोहल्स के जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं या आइसो की करते हैं तो क्या बनता है? कीटोन। और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, ठीक। दिस मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई अलुमिना इफ फेरिक ऑक्साइड इज प्रेजेंट एज इम्प्यूरिटी। चैप्टर 4 सेकेंडरी केमिस्ट्री।
अगर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एज एन इम्प्योरिटी मौजूद हो एल्यूमिना के अंदर या बॉक्साइट ओर के अंदर, सॉरी बॉक्साइट ओर के अंदर, तो फिर हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए? स्टेप 1 में यस बेयर्स मेथड इस्तेमाल करते हैं, हॉल्स मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं जब दोनों इम्प्योरिटी हो, सिलिका भी हो और Fe2O3 भी हो। अब Fe2O3 भी होता है और सिलिका भी होता है, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं हॉल्स मेथड, और सरपेक्स मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं जब सिलिका एज इम्प्योरिटी मौजूद होता है। और Fe2O3 की जैसा इम्प्योरिटी अगर मौजूद है तो उस सूरत में हम बायर्स मेथड इस्तेमाल करते हैं। होप्स मेथड तो अलग स्टेप 3 होता है, ये 99.9% प्योरीफाई करने के लिए होता है। ठीक है बच्चे, विच इज़ द फार्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड? इनमें से बताइए ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या है? सी है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ऐसा आ जाए ऐसा आ जाए। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड, 2 COH ग्रुप अटैच होता है, 1,2 ईथन डाइयूविक एसिड BC को हम कहते हैं। बाकी ये फॉर्मिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, और ये 1,4 हेक्सेन डाइयूविक एसिड है, जिसका कॉमन नाम क्या होता है? 1,4 हेक्सेन डाइयूविक एसिड का कॉमन नाम क्या होता है? कैप्टोइक एसिड कहाँ से हो गया? ये हेक्सेन डाइयूविक एसिड है, 1,4 हेक्सेन डाइयूविक एसिड है ना फर्स्ट पर, और 1 और 6 हेक्सेन डाइयूविक एसिड, 1 पे और 6 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है। कॉमन नेम बता रहा हूँ, कैप्टोइक कहाँ से हो जाएगा? ये मोनोकार्बोक्सिलिक में होता है, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपायोनिक, ब्यूटायरिक, वैलेरिक, कैप्रोइक, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में ओम्स गैप्स होता है ना, ओम्स गैप्स होता है। ओम्स गैप्स क्या? ऑक्जेलिक, म्यूकिनिक, सुबैरिक, ग्लूटारिक, एडेपिक, पामोनिक, सक्सैनिक, यही होता है ना अलग अलग ओम्स गैप्स के लिहाज से। तो ये अब इसमें 2 कार्बन, इसमें टोटल कार्बन 6 है ना, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, तो ये हमारे पास होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का फार्मूला है ये, ऑक्जेलिक, म्यूकिनिक, सक्सैनिक, ग्लूटारिक, एडेपिक, पामोनिक, सुबैरिक, 6 तरह के एसिड्स। ये जब हम डिस्कस करेंगे क्रैश बैच में तो वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगा क्या होता है। प्रोपेनोइक एसिड का फार्मूला देखिए, हाँ डी हो जाएगा, 3 कार्बन है ना, जिसमें ये एसिटिक है, ये फॉर्मिक है, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड बिकॉज देयर आर 3 कार्बन्स, और ये ऑक्जेलिक एसिड है। विच इज़ द फार्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या है इसमें? HCOOH, वेरी सिंपल। मेथानोइक एसिड भी कहते हैं। विच कंपाउंड हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? इनमें से कौन सा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है? अमोनिया। अमोनिया पोलर है ना, NaCl तो आयनिक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ से होगा? तो ये है ना, ये तो आयनिक है, ये आयनिक है, नॉन पोलर कोवेलेंट है। ये है ना अमोनिया, नॉन मेटल है, पोलैरिटी तो उसके में भी इसमें भी है, बट नॉन पोलर कोवेलेंट बोला ना, पोलर कोवेलेंट, कोवेलेंट तो अमोनिया है, बाकी NaCl और K3 है तो आयनिक है, और Cl2 तो नॉन पोलर कोवेलेंट है। द टोटल एंथैल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ विच लॉ? टोटल एंथैल्पी चेंज पाथ की इंडिपेंडेंट होती है, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, या हेस लॉ कहलाता है। चैप्टर 5, बेंजीन शोज दिस रिएक्शन। बेंजीन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और रेयरली ये एडिशन रिएक्शन शो करता है, फ्री रेडिकल एडिशन शो करता है, रेयरली, मोस्ट कॉमनली कल डिस्कस कर चुका है बात में। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन, बेंजीन पे पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं बेंजीन में, ठीक है। और द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, बॉन्ड कितने होते हैं? 3, पाई बॉन्ड 3 होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन, बेंजीन में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? या सक्सामिथाइड 12, ठीक है, तो 12 सिग्मा बॉन्ड्स होता है, तो 12 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। किप्स अपरेटस इज यूज्ड टू मेक डैश, किप्स अपरेटस को क्या बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? H2S गैस को बनाने के लिए किप्स अपरेटस को इस्तेमाल किया जाता है। तो किप्स अपरेटस, इसमें क्या होता है? फेरस सल्फाइड का रिएक्शन आप HCl से कर रहे हो तो फिर H2S बन जाता है आपके पास, ठीक है। ये किप्स अपरेटस के थ्रू होता है ये काम, ठीक है। ये सेकेंडरी चैप्टर 4 से रिड्यूस हो गया था हमारे सिलेबस में। H2S किप्स अपरेटस को H2S बनाने के लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड नहीं करती, किस चीज़ के इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट प्रेशर। ये सक्सम इज राइट, प्रेशर। तो प्रेशर पर इफेक्ट नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन का, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट पर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट NH CO3 को और क्या कहा जाता है, क्या नाम है? जस्ट बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, 7 बेक इज राइट दिस टाइम। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C6H4 इज पॉसिबल? तो यस, हेक्सेन के हमारे पास टोटल 7 आइसोमर पॉसिबल है। पहला आइसोमर तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो जाएगा। दूसरा 1 2 3 4 5 6 ऐसे। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं आइसोमर्स का, मैं बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ। फिर 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे भी हो सकता है। 1 2 3 आइसोमर हो गए। एक अब क्या करूँ, 1 2 3 4 कर दूँ, 5 6 ऐसे हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकता है। ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पर इसको यहाँ लगाना। ठीक है, और 1 2 3 4 5 होगा। छठा क्या पॉसिबल होगा? छठी पॉसिबिलिटी बन सकती है। आई थिंक 6 पॉसिबल होंगे कि 7 पॉसिबल होंगे इसके आइसोमर्स। 7 होते हैं हेक्सेन के। तो एक पहला N-हेक्सेन पहले पे लगाया, दूसरे पे लगाया, तीसरा चौथा तो लगा नहीं सकते, बस पोजीशन है आइसोमर। मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन के लासे पर 2 ही बन सकते हैं, पहला दूसरा, बस और तो नहीं बन सकता। अब उसके बाद फिर यहाँ आ जाते हैं। अब 4 करके ऊपर नीचे कर दिया इधर पे, और एक इधर कर दिया। और को पॉसिबल है? और को पॉसिबल है कोई स्ट्रक्चर 6 कार्बन से? 5 होंगे ना, 5 1 2 3 4 5 होंगे आइसोमर, 7 नहीं होंगे। वैसे मैंने जब कि ये हेक्सेन है ना, फॉर्मूले से बता दूंगा। फॉर्मूला क्या याद है किसी को? फॉर्मूला पावर करके जो बताया था N-4 करके। चलो आगे बता दूंगा, अभी फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन ये मैंने की में देखा था 7 लिखा हुआ था, मतलब जो की आई थी उसमें तो गलत लिखा हुआ ऑप्शन। नहीं, 5 है। विच एलिमेंट हैज़ मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी? किस एलिमेंट की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होगी? जो सबसे बड़े साइज का होगा। सबसे बड़ा कौन सा है? रुबिडियम है, तो सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी से की हो जाएगी। गैलियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप? गैलियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है? बैंगन आलू गाजर, गाजर होता है गैलियम। क्लियर है? सो फॉर वेरी इजी MCQs। हम जब MD-CAT में रेड स्पॉट वगैरह सॉल्व करते थे तो वो कैसा होता था, और ये क्या होता है? ये तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो हमने एप्टीट्यूड की क्लासों में सॉल्व किया है। ठीक है, तो दे आर सो मच ईजी। उसमें भी अगर वो बच्चा कम नंबर ला रहा है तो डोंट नो वाई क्यों ला रहा है। मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, कुछ नहीं है, दाल चावल है। केमिस्ट्री जो मेरा सब्जेक्ट, मुझे नहीं पता मैथ फिजिक्स कैसा रहा, मेरा सब्जेक्ट कुछ नहीं आ रहा। अब मुझे नहीं पता केमिस्ट्री आसानी आ रही होती है शायद NET के अंदर, या बाकी सब्जेक्ट भी आसान है, तुम लोगों को मुश्किल लग रहा होता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी तक ये किसी एक टेस्ट का पेपर नहीं है, ये तमाम टेस्ट के पेपर है ना। 1 डे 2 डे 3 डे जितने हुए हैं सबके पेपर सही है। एक टेस्ट के पेपर तो नहीं है, ये तो रैंडम है। फर्स्ट डे जो कोई सेकंड डे का होगा, कोई थर्ड डे का होगा, तो सबका ही आसान आ रहा है देखा जाए तो, किसी का मुश्किल नहीं आ रहा। अच्छा Grignard reagents are active due to the presence of dash। Grignard reagent मैग्नीशियम के प्रेजेंस की वजह से रिएक्टिव होता है, बिकॉज मैग्नीशियम मेटल है, मेटल्स रिएक्टिव होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMGX होता है ना, तो उसमें रिएक्टिविटीज़ Mg की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शंस फास्ट करते हैं, क्योंकि मेटल्स हमेशा फास्ट रिएक्शन करते हैं बनिस्बत नॉन मेटल्स। विच ग्रुप इज इनएक्टिव इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? इसी RMGS में अब इनएक्टिव ग्रुप कौन सा है? R होगा, क्योंकि R आपको पता है R हमेशा नॉन एक्टिव ग्रुप होता है। हमेशा फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना वो रिएक्शन कर रहा होता है। रेडिकल की कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होती और यह रिएक्शन में भी इतना रिएक्टिव भी नहीं होता, नॉन पोलर नेचर की वजह से। ठीक है, तो R इसका ऑप्शन होगा कि इनएक्टिव जो ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वो R है, रेडिकल। नेक्स्ट है लेमन कंटेन्स डैश। लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है लेमन में। सिट्रिक एसिड हमारे पास एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, COOH, COOH और एक OH आता है। ये फार्मूला होता है सिट्रिक एसिड का। तो सिट्रिक एसिड हमारे पास एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
फॉर्मूला नहीं बताना, बस आपको बताना तो लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। विच गैस डू नॉट ऑबे ऑक्टेट रूल, कौन सा गैस ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगी? कौन नहीं करेगा भाई? हीलियम नहीं करेगा। तो कौन सा रूल फॉलो करेगा फिर? ये डुप्लेट करेगा, चलो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, ताकि सब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे। वेरी सिंपल। एज्यूमिंग 13 ग्रुप डैश इज सेम, किसी भी ग्रुप के अंदर कौन सी चीज़ सेम रहती है इन चारों में से? यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ग्रुप के अंदर सेम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो हर एलिमेंट का अलग अलग होगा एक ग्रुप के अंदर। विच ग्रुप कंटेन्स हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू, किस ग्रुप की आईपी वैल्यू हाईएस्ट होगी? यस, जो एक्सट्रीम राइट पे होगा, जो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आईपी वैल्यू बढ़ती है, तो हाईएस्ट आईपी वैल्यू हमारे पास किसकी हो जाएगी? 7 ग्रुप की हो जाएगी। और सबसे लोएस्ट अगर पूछ लेते तो किसकी हो जाती? 1A की लोएस्ट हो जाती। लेफ्ट साइड पे कम वाले आईपी वाले, राइट साइड पे ज़्यादा होते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डैश, किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, तो रिएक्शन स्पीड होता है। और रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी है, जो प्रोडक्ट के पास एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड, और स्टार्ट करने के लिए जो चाहिए होती है एनर्जी वो एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बराबर होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी, पता है सब। विच गैस हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, कौन सी गैस सबसे तेज़ी के साथ फैलेगी? जो सबसे हल्की गैस होगी हीलियम, फास्टेस्ट डिफ्यूज करेगी। ये रिएक्शन दिया हुआ है, अगर प्रेशर डिक्रीज कर दिया जाए तो किसी की वैल्यू के साथ क्या होगा? अगर इस रिएक्शन के लिए प्रेशर डिक्रीज कर दिया जाए तो पहले तो ये सोच लो, प्रेशर डिक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा? बैकवर्ड आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है। हाई प्रेशर पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, लो प्रेशर पर बैकवर्ड आएगा। जब प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आता है। जब रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा होता है, केसी की वैल्यू क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है? केसी बराबर होते हैं किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब, मेरी बात समझना, जब रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है तो रिएक्टेंट बढ़ रहा होगा, तो वैल्यू केसी की डिक्रीज हो रही होगी, तो डिक्रीज में। अगर प्रेशर डिक्रीज किया जाएगा इस रिएक्शन के लिए तो वैल्यू ऑफ केसी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट बढ़ रहा होगा, प्रोडक्ट कम हो रहा होगा। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल केसी की वैल्यू छोटी होगी। सिंपल मैथमेटिक्स, थोड़ा सा ट्रिकी था ये, तो उसको समझ लो कैसे किया कैसे। तो इस तरह के सवाल हो तो फिर समझ में भी आता है कि हाँ भैया एनईटी का टेस्ट हो रहा है। एस्टर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डैश, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो साथ तो बिना वजह में ही आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, दो का रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनता है और साथ में वाटर बनता है। इस रिएक्शन को नाम क्या देते हैं? एस्टरिफिकेशन देते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए इन चारों में से क्या इस्तेमाल किया जाता है? जिप्सम इस्तेमाल किया जाता है। मुदस्सिर इज़ राइट। तो जिप्सम का इस्तेमाल होता है सीमेंट बनाने में। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, नहीं 2H2O, अभी डाईहाइड्रेटेड होता है, 7 जिप्सम सॉल्ट में होता है। 2H2O है तो जिप्सम है, हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, हेमीहाइड्रेटेड। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा सिंपल है, कैसे निकला है? यस, +2 -14 प्लस का 12 डिवाइड बाय 2 हो गया। जो अक्सम निसार इज़ राइट, +6 हो जाएगा। मोहम्मद अक्सम निसार अंसारी इज़ राइट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद व्हेन अल्कोहल्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड? अल्केन्स बनते हैं, या अक्सम इज अगेन राइट। अल्केन्स बनता है ना कि जब RMGX का रिएक्शन पूरा पास पेपर इसने सॉल्व कर लिया था, ऐसा लग रहा है अल्कोहल के साथ करेगा ना। तो देखो ये प्लस हो गया आपके पास, ये सॉरी ये माइनस हो जाता है, ये पूरा प्लस होता है, H प्लस होता है और OR माइनस होता है। तो ये इसके साथ जुड़ता है, RH के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। ज़्यादातर में अल्केन बनता है, बस सिर्फ RX के साथ रिएक्शन करता है। अगर अल्काइल हैलाइड के साथ तो हायर अल्केन बनता है। CO2 के साथ करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा अगर किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो फिर प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। और एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड से करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर कीटोन से कर लेगा तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। हाँ, विच पेयर ऑफ कंपाउंड्स बिलोंग टू सिमिलर ग्रुप? ये तो बड़ा मतलब सेम होमोलोगस फैमिली से कौन से बिलोंग करते हैं? सेम, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सेम से बिलोंग करें।
सी हो जाएगा ना, इथाइन एंड प्रोपाइन। बाकी देखो इथीन और ये हमारे पास प्रोपेन नहीं होगा, मीथेन और इथाइन ये नहीं होगा। ठीक है, सेम फैमिली से ये होते हैं, इथाइन दोनों हैं, क्योंकि दोनों CnH2n-2 के फॉर्मूले पूरे उतर रहे हैं। फॉर्मूला रख के भी चेक कर सकते हैं इसमें। C3H4 किस ग्रुप से बिलोंग करता है? प्रोपाइन है ना, ये तो किस ग्रुप से है? अल्काइन से CnH2n-2 के टर्म में है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड बेस। क्योंकि KMnO4 होता है ना, तो एमिनो वैलेंसी +7 है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इफ कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देन इट इज कॉल्ड डैश। अगर एक कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यस, असद इज राइट, सात बी इज आल्सो राइट। ठीक है, ओके, ठीक है, तो बी ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही कंपाउंड अगर एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करे तो, अगर एक और अगर दो अलग अलग कंपाउंड्स के सेम स्ट्रक्चर हो जाए तो वो आइसोमॉर्फिज्म। एस्बेस्टॉस इज अ डैश। एस्बेस्टॉस, यस, अक्साम इज राइट। एस्बेस्टॉस जो है वो एक मिनरल होता है, इट इज अ मिनरल। एस्बेस्टॉस जो होता है ना, इसके धागे बनते हैं एस्बेस्टॉस के, और इसका जो धागा होता है तो वो क्या होता है, वो आग नहीं पकड़ता। फायर प्रूफ फैब्रिक्स, एल्बेस्टर बोलते हैं इसको। एस्बेस्टॉस ही होता है वो, एल्बेस्टर बोला जाता है उसको। ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में कितने एलिमेंट्स होते हैं मिलाकर दोनों में? गलत आंसर है, दोनों को मिलाकर 28 होता है। तो की में 14 लगा हुआ है, ये 28 होगा। एक अगर ईच में बोलेंगे तो 14 दोनों में मिलाकर 28 होता है लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज में। अमाइनो एसिड्स आर डैश इन नेचर, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ऑल ऑफ दिस। बेसिक लगा हुआ है, की में गलत लगा हुआ है, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि अमाइनो एसिड्स एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। डिपेंड करता है कि अमाइनो ग्रुप ज़्यादा है कि COOH ग्रुप ज़्यादा है। तो बहुत सारे जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं ना की, उसमें गलतियाँ हैं। कॉटन इज़ अ डैश फाइबर। कॉटन हमारे पास नेचुरल फाइबर है, वेजिटेबल से निकलता है। ठीक है, मतलब कपास होती है ना ये तो कॉटन। एसिटिक एसिड मीथेन में कैसे कन्वर्ट होगा? यस, मुदस्सिर इज राइट, डीकार्बोक्सिलेशन से। कैसे? CH3COOH ले लिया और कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते, नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड हाई टेम्परेचर। तब उस सूरत में क्या होता है, यहाँ से ये पूरा का पूरा उड़ जाता है और CH3H से मिलता है, क्या बन जाता है? मीथेन, और ये बन जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ऐसा ही होता है, तो मीथेन बन जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कहलाता है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो रही है। तो डीकार्बोक्सिलेशन से एसिटिक एसिड मीथेन में उसकी कन्वर्जन हो जाती है। क्लियर है? नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डैश। एवोगाड्रोस नंबर वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.02 × 10⁻23। वेरी सिंपल, मैंने इसलिए ऑप्शन दिए ही नहीं इसके अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑल एक्सेप्ट डैश। ऑर्गेनिक कंपाउंड सब में हल हो सकते हैं सिवाय इसके। वाटर में नहीं हल हो सकता, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉर्मली नॉन पोलर सॉल्ट में हल हो रहे होते हैं। ये सारे नॉन पोलर है, सिर्फ वाटर पोलर है, तो वाटर में हल नहीं होगा। ठीक है, MgBr2 डैश इन नेचर है। आयनिक कोवेलेंट, मेटालिक, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। आयनिक नेचर का मेटल और मेटल का इंटरेक्शन है, आयनिक नेचर का है। द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा कोई भी नहीं है। यस, ये सोडा ऐश होता है, तो .NH2 आएगा तो ये बनेगा फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का। अब सही है? ठीक है। When alcohol reacts with in the presence of sodium, then it shows which nature। जब अल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करता है तो कौन सा नेचर शो करता है? एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल। यस, मुदस्सिर इज राइट। एसिडिक कैसे करता है देख लो, ROH + Na, तो ये ना H+ निकाल देगा ना ये अपना, तो RONA बनेगा, सोडियम अल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ एसिडिक नेचर शो हो रहा है, चूँकि H+ लॉस कर रहे हैं यहाँ पर अपना। जब कंपाउंड्स अपना H+ लॉस करते हैं तो फिर एसिडिक नेचर शो हो रहा होता है। अच्छा, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डैश।
पता है इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। द पावर ऑफ एटम टू अटैक द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव? भाई जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। टॉप से बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही होती है। तो सबसे नीचे कौन सा है? रुबीडियम। तो रुबीडियम सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस लिस्ट में और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा रुबीडियम का होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, विच गैस हैज रॉटन एग लाइक स्मेल? सड़े हुए अंडे जैसी बदबू किस गैस की होती है? H2S की होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। मोस्ट अबंडेंट एंड इम्पॉर्टेंट एस्टेरॉइड, ये चैप्टर 10 सेकेंड ईयर। सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्टेरॉइड क्या है? एस्टेरॉइड असल में हमारे पास लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं ना, सिंपल लिपिड होता है, कंपाउंड लिपिड होता है और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होते हैं। जो कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होते हैं ना बच्चों, उनको ही हम जो है वहाँ उनको हम एस्टेरॉइड्स कह रहे होते हैं। अब एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वैसे तो बहुत तरह के हैं, पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर इनका होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्टेरॉइड है ना वो हमारे पास होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है ना हमारी बॉडी में वो बहुत अबंडेंट होता है बॉडी में और बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल। तो वो एस्टेरॉइड होता है। वह नॉर्मली एस्टेरॉइड्स को जो जिम वाले होते हैं ना, रेसलर्स वगैरह, वो भी यूज़ करते हैं ना मसल्स को मेंटेन करने के लिए, एस्टेरॉइड यूज़ कर रहे होते हैं। हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि एस्टेरॉइड होता है कोलेस्ट्रॉल मैक्सिमम। और कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में आप ज़्यादा बढ़ाओगे ना, बॉडी आपकी फैलेगी तो, लेकिन क्या होगा जो नर्व्स वगैरह होंगे ना, नर्व्स वगैरह में जो है वो जमना शुरू हो जाएगा, वो चर्बी जम जाती है। तो क्या होता है, वो ब्लड फ्लो रुकता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए बहुत सारे रेसलर्स जो होते हैं आपने देखा है हार्ट अटैक से ही मरते हैं ज़्यादातर। जो बिल्डर होते हैं ज़्यादातर हार्ट अटैक से मरते हैं क्योंकि एस्टेरॉइड यूज़ करते हैं। तो क्या होता है नर्व्स को ना, क्योंकि इंसान की बॉडी की एक लिमिट है ना चीज़ों को फैलने की। इंसान अगर नॉर्मली तरह पर, जैसे इंसान अगर अपनी बॉडी को फैला रहा है तो नर्व्स वगैरह उसके नहीं फैल रहे होते हैं, वो उसकी बॉडी फैल रही होती है। तो नर्व्स तो उसी साइज़ के जिस साइज़ के पहले थे, तो वो बॉडी के फैलने की वजह से नर्व्स स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड प्रेशर का फ्लो नुकसान में आता है और हार्ट अटैक होता है। तभी हमें कोलेस्ट्रॉल रिच चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, जैसे घी वाले पराठे वगैरह ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल रिच होता है वो। तो सबसे इंपॉर्टेंट और अबेंडेंट जो एस्टेरॉइड है सबसे ज़्यादा वो कोलेस्ट्रॉल है। तो ये एक कॉन्जुगेटेड लिपिड होता है एस्टेरॉइड हमारे पास, ठीक है भाई। ये एक थोड़ा सा मुश्किल MCQ था। विच हैज़ द हाइएस्ट डिसोसिएशन एंथैल्पी? इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन एंथैल्पी है? मतलब कि डिसोसिएशन एंथैल्पी से मुराद सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, सबसे ज़्यादा मुश्किल से किसका बॉन्ड टूटेगा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका है? HF का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HF का सबसे ज़्यादा होगा। इस वजह से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इसका होगा और सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उसकी, या सबसे हाईएस्ट डिसोसिएशन एंथैल्पी है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। और सबसे लीस्ट किसकी हो गई? HI की हो जाएगी, क्योंकि HI में आयोडीन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बहुत कम आ जाता है, जिसकी वजह से, ठीक है। तो हाईएस्ट डिसोसिएशन एनर्जी हमारी HF की है।